हेलो स्टूडेंट्स। तो आज यहाँ टीजीटी इंग्लिश की क्लासेस में DSSB के जो सिलेबसेस हैं हमने लास्ट आपसे सिलेबसेस डिस्कस किए थे और आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं। ऑब्वियसली जब हम फर्स्ट सेक्शन देखते हैं तो उसके अंदर आपका लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट जो आता है वो ब्रिटिश हिस्ट्री आता है 16th सेंचुरी या आपका एलिजाबेथन एज से वो आपकी हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है। तो हमें इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं उसमें एक एक करके पढ़ेंगे और उसी को आगे लेके भी चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स में से, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस का वेटेज हम लोगों ने लास्ट अपने वीडियो में देखा था कि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा राइटर है वो? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ही इज द राइटर जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। टीजीटी के अंदर हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि जो आपके मेजर राइटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, किसमें कितना वेटेज है। इसका वेटेज सारे राइटर्स में से सबसे ज्यादा है, मतलब कि इसमें से क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आते हैं। पिछले जो हमने 4 साल के पेपर के एनालिसिस दिए थे उसमें ऑब्वियसली हमने देखा था कि इसमें 19 के करीब क्वेश्चंस थे, 19-20 जो क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब हर क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन आपके लिटरेचर के विलियम शेक्सपियर पे आ रहे हैं। तो इसको आपको बहुत ढंग से पढ़ना होगा। कौन से ईरा का है, क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ी सी पहले मैं आपको आज इंट्रोडक्शन बताऊंगी इसके बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर ही वाज बोर्न इन 1564 टू 1613. That is his age. William Shakespeare, he lived in the era of Queen Elizabeth. He lived in the age of Queen Elizabeth. और इस पूरे ईरा को जिसमें विलियम शेक्सपियर लिख रहा था उसको हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के अगर ईराज में देखते हैं तो उसको बोला जाता है एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड कब से कब तक आता है? एलिजाबेथन पीरियड आता है आपका 1658 से 1558 1603 शी डाइड। तो ये आपका रेनेसेंस की जो एज है उसमें एलिजाबेथन पीरियड से बिलोंग करता था। इस एज में क्योंकि ही वाज द प्रोमिनेंट राइटर तो बहुत जगह इसको एज ऑफ विलियम शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसको एज ऑफ विलियम शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसको रिगार्ड देने के लिए, इसको ऑनर देने के लिए हम इसको एज ऑफ विलियम शेक्सपियर भी कहते हैं। दूसरी चीज, इस एज के जो लिटरेरी नेम्स है और इसको क्या कहा जाता है और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी, सबसे पहले हम एज की थोड़ी सी लिटरेरी हिस्ट्री देखेंगे कि इस एज की लिटरेरी हिस्ट्री क्या है। अगर हम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो नहीं पूछी जाती, तो आई विल टॉक अबाउट ओनली लिटरेरी हिस्ट्री। लिटरेरी हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि ये वो फर्स्ट एज है जिसमें पोएटिक ग्रुप्स आए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे पोएटिक या लिटरेरी ग्रुप जो बना था वो कौन सा था? द यूनिवर्सिटी विट्स। इसमें जो पोएटिक ग्रुप था कौन सा था? यूनिवर्सिटी विट्स। कितने यूनिवर्सिटी विट्स थे? ये लोग 7 पीपल थे जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में। वहां से इन्होंने एजुकेशन ली थी और उसी एजुकेशन को ये लोग यहाँ पे अपने लिटरेचर लिख के रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्वीन एलिजाबेथ वाज अ लिटरेचर लवर, तो उन्होंने जितने भी ये लिटरेचर के लोग थे, जितने भी राइटर्स थे, पोएट थे, उन सबको बहुत प्रोत्साहन दिया था, उनको बहुत एनकरेज करा था वो आगे चल के अच्छा कर पाए और अच्छे फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर पाए। इसीलिए क्वीन एलिजाबेथ हैज गिवन देम अ कंप्लीट एंड गुड प्लेटफॉर्म टू प्रॉस्पर। तो यूनिवर्सिटी विट्स का जो ये ग्रुप बना था, दे स्टार्टेड देयर प्रिपरेशंस, दे स्टार्टेड देयर करियर एट द टबार्डिन। टबार्डिन एक जगह है जो आपने शायद चौसर के साथ सुना होगा। टबार्डिन एक जगह है जो आपने शायद चौसर के साथ सुना होगा। टबार्डिन एक जगह है जो आपने शायद चौसर के साथ सुना होगा। टबार्डिन एक जगह है जो आपने शायद चौसर के साथ सुना होगा। टबार्डिन एक जगह है जो आपने शायद चौसर के साथ सुना होगा। टबार्डिन एक जगह है जो आपने शायद चौसर के साथ सुना होगा। टबार्डिन एक जगह है जो आपने शायद चौसर के साथ सुना होगा। टबार्डिन एक जगह है जो आपने शायद चौसर के साथ सुना होगा। टबार्डिन एक जगह है जो आपने शायद चौसर के साथ सुना होगा। टबार्डिन एक जगह है जो आपने शायद चौसर के साथ सुना होगा। टबार्डिन एक जगह है जो आपने शायद चौसर के साथ सुना होगा। टबार्डिन एक जगह है जो आपने शायद चौसर के साथ सुना होगा। टबार्डिन एक जगह है जो आपने शायद चौसर के साथ सुना होगा। टबार्डिन एक जगह है जो आपने शायद चौसर के साथ सुना होगा। टबार्डिन एक जग
टबार्ड इन वॉज अ इन का मतलब क्या होता है? सराय। तो टबार्ड इन इज अ प्लेस जो कि इन लोगों को हेरिटेज के नाम पे क्वीन एलिजाबेथ ने दी थी कि यहाँ पे चौसर ने अपनी ग्रेट पोइट्री लिखी है, इसके बारे में लिखा है, तो आप लोगों को ये प्लेस दे रहे हैं जहाँ पे आप अपनी चीजों को ढंग से पहले एग्जीक्यूट करें, उनको प्रैक्टिस करें, ग्रीन रूम की तरह उनको एक प्रैक्टिस थिएटर दे दिया था, यहाँ पे आप अपनी सारी चीजें कीजिए और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि पहले जो परफॉर्मेंसेस होती थी ड्रामाज की या पोएटिक रेसिटेशंस होते थे, वो या तो कोर्ट के अंदर उनके इंडिविजुअल एम्पी थिएटर्स के अंदर उनके इंडिविजुअल थिएटर्स में होते थे या फिर पब्लिक थिएटर्स जो बने हुए थे उनमें होता था। तो वहां पे उस टाइम पे कौन कौन से थिएटर थे? ब्लैक फ्राइड था, यूनिवर्स था, इस तरीके के जो थिएटर्स थे उन वहां पे जाके इनको परफॉर्मेंस करनी होती थी। तो उन फाइनल परफॉर्मेंस से पहले ये लोग टबार्ड इन में ही प्रैक्टिस करते थे, इवन शेक्सपियर भी, क्योंकि शेक्सपियर ये जो 7 यूनिवर्सिटी विट्स थे इन सबसे यंगेस्ट था, इन सबसे छोटा था। तो वो जब अपने जगह से, अपने गांव से, दैट इज एवन, ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बार्ड ऑफ एवन बोलते हैं, बिकॉज ही बिलोंग टू एवन, राइट। इनके जो गांव का नाम था उसको हम एवन के नाम से जानते हैं। तो ये वहां से आए थे और ही केम टू लंदन एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। ये वहां से ब्रैंडफोर्डशायर से या एवन से ये वहां से आ गए थे, बिकॉज ही हैज मैनी यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू हुम ही हैज टू फीड ऑन। इसके फादर नहीं थे एंड ही हैज टू सपोर्ट द फैमिली। तो ये लंदन आ गए थे, लंदन में ये छोटे मोटे काम करके किसी भी तरीके से पैसे से अपने भाई बहनों को सपोर्ट करना चाहते थे, इसलिए ये आ गए थे। तो इन्होंने ये जब लंदन यहाँ पे पहुंचे तो ही ज्वाइंड द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स और वहां पे ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ स्पॉट बॉय। स्पॉट बॉय मतलब जो चाय कॉफी वगैरह पकड़ाने का काम करते हैं, छोटी मोटी हेल्प कर देते हैं और लाइटिंग्स वगैरह पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो ये इस तरीके के काम करके एज अ स्पॉट बॉय 13-14 ईयर्स में ये वो काम करता था। एंड आफ्टर व्हेन ही वर्क फॉर 3-4 ईयर्स विद देम, उनकी चीजें समझने लगा था, तो 16-17 की एज में ही स्टार्टेड इनएक्टमेंट, ही स्टार्टेड एक्टिंग। ये फीमेल रोल्स करने लगे थे, क्योंकि पहले इस ईरा के अंदर, एलिजाबेथन एज के अंदर, गर्ल्स को अलाउ नहीं था थिएटर ज्वाइन करना। तो जो फीमेल कैरेक्टर के रोल्स थे वो यंगर एज के 20-22 साल तक के लड़के, 16 से 22 साल तक के जो लड़के होते थे वो फीमेल रोल करते थे। तो शेक्सपियर वॉज द वन हु स्टार्टेड परफॉर्मिंग द फीमेल कैरेक्टर्स इन द ड्रामाज, इन द पोइट्रीज ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। तो इसको वो फीमेल कैरेक्टर समझ में आने लगे, उनके इमोशन समझ में आने लगी, उनकी चीजें समझ में आने लगी। And when he came to the age of 23-24 and he started acting as a male character also with the university wit, he started writing his own, क्योंकि इसने उन्हीं लोगों के साथ काम करते करते बड़ा हुआ, उनको देखते देखते बड़ा हुआ, इसको एक्टिंग, लिटरेचर, राइटिंग, पोइट्री, ये सारी चीजें समझ में आने लगी। इसने खुद ने अपनी चीजें लिखनी शुरू करी, बट ही नेवर कंप्लीटेड हिज स्कूल, ही नेवर वेंट फॉर एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो हम इसको बहुत ज्यादा मतलब हम इसको यूनिवर्सिटी विट नहीं कह सकते, हम इसको पढ़ा लिखा नहीं कह सकते, बिकॉज इसने कभी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं करी थी। तो इसलिए ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट। और जब इसने लिखना शुरू करा, इसकी पोइट्रीज या इसके ड्रामास पब्लिश होने शुरू करें, तो यूनिवर्सिटी विट्स इसको अपोज भी करने लगे कि बीइंग एन एक्टर ही वाज वर्किंग विद अस, और ये कैसे इस तरीके से काम करने लगेगा। तो इस तरीके की जब चीजें सामने आने लगी, ही गेट अलूफ, ये इंडिविजुअल थोड़ा सा अपना काम करने लगा। एंड मार्लो की जब डेथ होती है 1592 आफ्टर डॉक्टर फॉस्टर्स, टिल देन इसके काफी ड्रामास, छोटे छोटे ड्रामास ये जो इस यूनिवर्सिटी विट्स के साथ रहते रहते कुछ कॉन्टेक्ट्स बनाए थे, कुछ लोगों के साथ घूमा फिरा था, ड्रामा कंपनीज या स्टेज जिनके थे, थिएटर्स जिनके थे, उनसे जो कॉन्टेक्ट हुए थे, वहां पे अपने कुछ ड्रामास रिप्रेजेंट भी करवाए इसने, उनको परफॉर्म भी करवाया और इसको अच्छा नाम मिला। इसकी छोटी छोटी पोइट्रीज को बहुत सारे नाम मिले। अगर हम टोटल वर्क देखते हैं शेक्सपियर के, तो इसके जो ड्रामाज हैं वो लगभग 38 काउंट होते हैं। और अगर हम पोइट्रीज की बात करते हैं तो जो लॉन्ग पोइट्रीज हैं या इंपॉर्टेंट पोइट्रीज हैं वो इसकी लगभग 350 के करीब आती हैं।
ठीक है, और उसी में इसके 154 सोनेट्स भी काउंट होते हैं। तो सोनेट एज अ इंडिविजुअल जो हम इसके सोनेट कलेक्शन की बात करते हैं वो 154 है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पोएट्री की बात करते हैं तो वो लगभग 350 से ज्यादा है। तो ये है एक ब्रीफ हिस्ट्री शेक्सपियर के बारे में कि इसने कितना लिखा, कहाँ लिखा, कैसे कैसे इसकी जर्नी रही कैरियर की, वो हमें अगर देखना है तो वो हमें पता लगेगा सिर्फ इसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स से। कौन से प्लेज थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से प्ले हैं, कितनी ट्रेजेडीज लिखी, कितनी कॉमेडीज लिखी, अब आगे उसके ऊपर बात करते हैं एक बार। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में मैंने आपको बताया, लिटरेरी हिस्ट्री के अंदर मैंने बताया यूनिवर्सिटी विट्स एक आपका पोएटिक ग्रुप था। उसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि इस पूरी एज को, जो एलिजाबेथन एज थी या एज ऑफ विलियम शेक्सपियर है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स। इसको नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इस एज के अंदर लिटरेचर निकल के आया था सब तरीके से। अगर हम देखते हैं चौसर की एज, तो चौसर की एज में जब उनको स्पाई बना के जगह जगह भेजा गया था तो वो बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को लेकर आए और उन्होंने खुद ने जो फॉर्म्स लिखी वही इंग्लैंड के अंदर आई थी। उसके बाद बहुत सारे स्कॉलर्स यूरोप गए, फ्रांस, इटली और रोम, जगह जगह ग्रीस, वो लोग गए और पढ़ा। उन्होंने बहुत सारे फॉर्म्स वहां पे जो चौसर ने देखे थे लेकिन यूज नहीं करे थे, उन्होंने वहां से वो लेकर आए 15th सेंचुरी के अंदर। और 16th सेंचुरी के अंदर जब यूनिवर्सिटी विट्स थे और बहुत सारे राइटर्स थे, बहुत सारे पोएट्स थे, उन सबने पोएटिक प्लेज लिखे और वो जितनी भी फॉर्म्स थी उन्हें यूज करा। तो उन सारी फॉर्म्स के यूज होने के साथ साथ ये जो एलिजाबेथन एज थी इसमें बहुत सारी पोएट्रीज, ड्रामा, दिस इज कॉल्ड द एज ऑफ रेनेसेंस इन द सेंस ऑफ लिटरेचर ऑल्सो। व्हाई? बिकॉज दिस इज द एज जिसमें बहुत सारे लिटरेरी फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें बहुत सारे लिटरेरी फॉर्म्स को दिया गया था, इवन उनको रिकॉग्नाइज करके अपने ब्रिटिश स्टाइल में यूज किया गया था। हम देखते हैं कि सोनेट सबसे पहले किसने यूज किए? विलियम याट ने। विलियम याट ने यहाँ पे जब सोनेट यूज करे तो कौन सी एज में करे थे? 15th सेंचुरी में ही करे थे, 16th सेंचुरी में ही करे थे। तो 16th सेंचुरी में, इसी सेंचुरी के अंदर आपका विलियम याट ने सोनेट दिए। उसने उसी इटालियन फॉर्म में ही सोनेट लिखे, लेकिन उसकी जब शेक्सपियर ने सोनेट्स को लिखा उन्होंने स्टाइल चेंज कर दी। जब स्पेंसर ने सोनेट लिखे उन्होंने स्टाइल चेंज कर दी। तो यहाँ पे हम लोग एक इटालियन सोनेट के साथ साथ क्या बोलते हैं? इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट के अंदर कौन सी दो कैटेगरी आ जाती है? स्पेंसरियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। सबसे ज्यादा सोनेट किसने लिखे हैं? शेक्सपियर ने। तो इंग्लिश सोनेट इक्वल्स टू शेक्सपियरियन सोनेट बिकॉज ही इज द वन हु सेट द माइलस्टोन फॉर द लिटरेचर इन दिस एज, जो कि एक प्राइमरी एज थी इंग्लिश लिटरेचर की। उसमें इसी ने सारी चीजों को यहाँ पे रखा, सारी चीजों को दिया बाकी के अपने प्रिकर्सर्स को। जो भी नए राइटर्स आ रहे थे वो इसको फॉलो कर रहे थे। अगर हम 17th सेंचुरी की बात करते हैं, जब इसकी डेथ हुई थी शेक्सपियर की, उसके बाद या उसके पैरेलल जो भी राइटर्स आए थे वो क्या करने चाह रहे थे? वो शेक्सपियर को कॉपी करना चाह रहे थे। जैसे कि बेन जॉनसन है, बहुत अच्छा नाम है उनका भी, शेक्सपियर जितना बड़ा नाम नहीं है लेकिन बड़ा नाम है। तो वो क्यों इतने फेमस हुए? बिकॉज ही स्टार्टेड वर्किंग विद शेक्सपियर। इवन ही आस्क्ड शेक्सपियर टू वर्क फॉर हिम। उन्होंने, शेक्सपियर ने उनको फेमस करने के लिए, ही वाज अ कोर्ट पर्सन, रॉयल थे शेक्सपियर, बेन जॉनसन, तो उनके प्ले में काम भी करा जिससे कि उनको फेम मिल जाए। वो क्या करते थे? जितने प्लेस लिखते थे शेक्सपियर के प्लेस को कहीं ना कहीं कॉपी करके लिख रहे थे, पोइट्रीज उनके चीजों को कॉपी करके लिख रहे थे। और उस एज में जितने राइटर्स आए वो सारे के सारे उसी स्टाइल में लिखने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि शेक्सपियर खुद लिखते थे। तो ही सेट अ माइलस्टोन फॉर अब द प्रिकर्सर। जितने भी नए न्यू राइटर्स आए थे उनके लिए इन्होंने एक माइलस्टोन भी तैयार किया। अब जो भी डेटा मैंने आपको दिया है वो भी यहां पे हम लोग लिखते हैं। शेक्सपियर, इनकी पोइट्रीज टोटल 350, ठीक है। सोनेट 154, आउट ऑफ दैट सोनेट इज 154 एंड अदर शॉर्ट एंड लॉन्ग पोइट्री, ठीक है। बाकी की जो है वो शॉर्ट एंड लॉन्ग पोइट्रीज हैं। अब इन शॉर्ट एंड लॉन्ग पोइट्रीज में इनकी फेमस पोइट्रीज कौन सी हैं? जैसे 7 एजेस है जो स्कूल सिलेबसेस में आती है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रॉग एंड फ्लावर है,
स्टोन है, और आपके 7 एजेस के साथ वीनस, एडेनिस, रेप ऑफ ल्यूक्रिस, ये इनकी लॉन्ग पोइट्रीज आ जाती हैं। तो काफी जो आपके इसमें आप 6 से लेके 9 तक के स्टैंडर्ड के जो शेक्सपियरियन पोइट्रीज हैं आपको वो देखना पड़ेगा। द टोड हो गया, फ्रॉग एंड फ्लावर हो गया, ये 7 एजेस में आपको बता रही हूँ, इस तरीके की पोइट्रीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसमें जो फेमस आपके आती है 7 एजेस, रेप ऑफ ल्यूक्रीस, वीनस एंड एडोनिस, ये तो हुआ इनका पोइट्री का डेटा। जो पोइट्रीज हैं ये नाम आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे इनके, बिकॉज दीज आर द नेम्स जिनके ऊपर आपके क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे आते हैं। फिर आते हैं इनके पोइट्री के बाद क्या आता है, ड्रामा। ठीक है, ड्रामा इन्होंने कितने लिखे हैं टोटल, 38 और 38 39 कुछ इतने ही ड्रामा है। कुछ ड्रामाज हैं जो इनके सिग्नेचर्स नहीं है, तो इनके जो ये ड्रामाज आते हैं इसमें 21 अथॉरिटेटिव, 21 अथॉरिटेटिव जो कि इनके साइंड ड्रामा है। ये इनके साइंड ड्रामा है जिनके नीचे इनके सिग्नेचर हैं, ये फिक्स है कि ये ड्रामाज इनके ही हैं। उसके अलावा जो आपके 16-17 ड्रामाज आते हैं वो इनके नाम पर है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि वो इन्होंने लिखे थे या जिनके साथ ये काम करते थे उनके ड्रामाज को इन्होंने इनेक्ट करवाया या उसके अंदर मिला जुला के काम करा, मतलब कि कोलैबोरेशंस में लिखे हुए हैं या इंडिविजुअल है, ये फिक्स नहीं है। लेकिन 21 ड्रामाज फिक्स हैं जो इन्होंने ही लिखे हैं, विच इज साइंड बाय शेक्सपियर। अब इन जो ये 38-39 ड्रामाज हैं, इसमें अगर हम देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि इन टोटल नंबर ऑफ ड्रामाज में लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। 5 ड्रामा ऑफ ईच कैटेगरी। कितने टाइप के ड्रामाज होते हैं, अगर हम ड्रामाज की कैटेगरी, शेक्सपियरियन ड्रामाज की कैटेगरी देखते हैं तो शेक्सपियरियन ड्रामा के अंदर आता है ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांसेस, हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर ब्रिटिश एंड रोमन 5 कैटेगरीज हमें मिलती हैं। तो यहाँ 5 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अगर हम 35-36 ड्रामाज लेते हैं तो लगभग इसमें हिस्टोरिकल ड्रामाज ज्यादा हैं, और उसके अलावा जो ड्रामाज आते हैं जो सीक्वेंस में नहीं है, हेनरी 1, हेनरी 2 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके के ड्रामा ज्यादा है। उनको छोड़ के अगर हम देखते हैं तो इनकी 4 फेमस ट्रेजेडीज, 4 कॉमेडीज, 2 रोमांसेस और आपको 4 हिस्ट्री, ये प्लेज हैं जो आपको करने होंगे। ठीक है, कितने हुए, 12 और 2 14, टोटल 14 प्लेज हैं आउट ऑफ 21 जो मैं आपको बताऊंगी इनके अथॉरिटेटिव प्लेज के अंदर से। तो आउट ऑफ 21 आपको 14 प्लेज ऐसे हैं जिनको ध्यान से करना होगा, और इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करने हैं, दीज आर, ये आपको इन पे ध्यान देना है, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, इसी पे से आपके मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चंस ड्रामा वाले पार्ट में नहीं आते। बाकी जो आपके आते हैं या तो सोनेट से रिलेटेड आएंगे या आपके ये लॉन्ग पोइट्रीज जो मैंने ये बताई हैं इनसे रिलेटेड आएंगे। ये 3 ये आपके वो पोर्शंस हैं जिन्हें आपको बेसिकली ध्यान में रखना है, जिन्हें आपको बेसिकली फोकस करना है। तो मैंने राइटर्स में भी, हम इंपॉर्टेंट राइटर तो ले ही रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट राइटर में भी कौन से पार्ट पे ही फोकस करना है, बाकी छोड़ देना है, मैंने आपको वो भी बता दिया। ये 16-17 राइटर्स आपको नहीं करने, इनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसमें से भी जो ये 14 आपको वर्क बताऊंगी केवल वहां फोकस करना है, और यहाँ पे भी आपको केवल उन पर्टिकुलर चीजों पे फोकस करना है जो कि मल्टीपल टाइम्स आपके सामने आ रही है, जो फेमस हैं, डेडिकेशंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक हैं शेक्सपियर के बारे में, हम केवल उन पे फोकस करेंगे, ज्यादा इधर उधर हम लोग नहीं जाएंगे। अब इसी के साथ आप लोगों को एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म इन चीज का देते हुए मैं अब आऊंगी आपके साथ क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के लिए, जो हमने 19-20 क्वेश्चन हमने निकाले हैं, जो मैंने लास्ट टाइम आपसे जब फिल्टर किए थे चीजों को। तो सेग्रीगेशन के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके से चीजें चल रही है, वहीं पे मैंने आप लोगों को 19 क्वेश्चंस के बारे में बताया था, वही आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने 4 पेपर में से फिल्टर करे थे। तो आई होप ये सारी जितनी भी चीजें हैं जो मैंने आपको बताए इन दोनों ही स्लाइड के अंदर, पहली बात आपको ये हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं ये ध्यान रखने हैं। हालांकि जो ये एजेस हैं ये बिल्कुल भी पूछी नहीं जाती हैं, बट ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से पीरियड से बिलोंग करते थे, एलिजाबेथन पीरियड से, या यहाँ पे आप रेनेसेंस भी बोल सकते हैं।
कि रेनेसेंस से बिलोंग करते थे, उसको एज ऑफ शेक्सपियर बोलते थे। एज ऑफ शेक्सपियर का लिटरेरी नेम क्या था? लिटरेरी नेम नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स था। और फिर उसके अंदर और कौन कौन से पोएटिक ग्रुप्स थे? ये पोएटिक ग्रुप था यहाँ, ठीक है।